India and destabilize it, and whatever prophecy has been made regarding Ghazwa Hind कि अगर आप हिंदुओं को भारत के हिंदू को अगर आपको you have to conquer that and spread the percham of Islam, so you have to first conquer India, और इंडिया को conquer करने का मतलब सबसे पहले आप कश्मीर को हिट करो। जैसे मेरे नानी के यहाँ वहाँ सबको मारा गया था, मेरे मामाओं को या क्या 24 जेंट्स को मारा गया था। उसको बुला के उसका मल्टीपल रेस मास रेप हुआ उसका, और उसके बाद उसको आरे पे जिंदा काटा गया। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं ना जो कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, बट एक जिसको कहते हैं जेनोसाइड हुआ है हमारे साथ में, क्योंकि हम हिंदू थे। कश्मीर फाइल देखने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं क्या ये सच है, ऐसा हुआ था? आर्टिकल 370 एंड 35A, इसका कश्मीर पंडितों के ऊपर क्या असर रहा? हटना इसका कश्मीरी पंडित हमेशा से आर्टिकल सॉरी फॉर मतलब बीच में बोलने के लिए। और इसके बाद क्या कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी मिला इसके बाद? मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा कि 370 जिस टाइम पे कश्मीर में था, दैट वाज ए एलिमेंट ऑफ परसिक्यूशन, हमारे दबाव का, हमारे अलगाव, हमको अलग रखने का सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से 370 प्लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। क्योंकि 370 को जो JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किया गया था, दैट वाज प्राइमरली बेनिफिशियल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर, जो वहाँ रह रहे थे लोग, कश्मीरी मुस्लिम्स। तो किसी भी तरह के प्रावधान, किसी भी तरीके के जो वैल्यूज़ या किसी भी तरीके के जो वहाँ से उभर के निकलते इसके फ़ायदे होते थे 370 को रखने के, वो कश्मीरी मुसलमान उसको एक ढाल बना के चलता था हमेशा। तो कश्मीरी हिंदू तो हमेशा उसका कल्प्रिट ही रहा 370 के होने का। तो इसीलिए सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि धारा 370 को हटाओ, क्योंकि 370 एक और काम कर रहा था, वो कश्मीर के ऑन ग्राउंड टेररिज्म को एक ढाल दे रहा था आपके ऑफ ग्राउंड टेररिज्म का काम करने के लिए। मतलब जो फ्रंट लाइन टेररिस्ट है उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उसका कनेक्ट था वो 370 था। क्योंकि कश्मीर में अगर सेक्युलरिज्म शब्द नहीं है तो वहां पर जो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं या इस्लाम के नारे लग रहे हैं, उसको आप किस फ्रेमवर्क में डालोगे कि ये बताने के लिए कि इसमें केस लागू होना चाहिए? क्योंकि सेक्युलरिज्म के अंडर ही आता ना कि आप यहाँ पर एक धर्म के नाम पे नारे नहीं लगा सकते, किसको नहीं कर सकते। तो फॉर अस पोस्ट 370 हम जब वहाँ थे ही नहीं, तो इसका फायदा क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें, जियो पॉलिटिकली हमारी जो ये निरंतरता की लड़ाई है, इसके अंदर 370 का हटना बहुत ज़रूरी था। 35A का तो खैर हमारे से वैसे भी संबंध नहीं था, वो मुसलमानों के साथ उनकी ये था, वो जो शादियां बाहर करते थे यहाँ करते थे, और उसके अंदर उसको नहीं, लड़की को मिलती थी, लड़की को नहीं मिलती थी, लड़के को मिलती थी। लड़का बाहर करे तो उसको मिल जाती थी प्रॉपर्टी, लड़की बाहर करे तो उसकी कश्मीर की प्रॉपर्टी ख़त्म कर देते थे। तो यह निरस्त होने के बाद इट इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। 370 ऑल्सो 370 आर्टिकल को करेक्ट किया गया है। Whenever you will talk about this, it is not abrogation of 370, it is correction of 370. 370 के अंदर ही क्लॉजेज ABC हैं जिसको करेक्ट करके 370 का जो प्रावधान इम्पैक्ट था उसको रिड्यूस किया। तो वो अभी एक परमानेंट सिचुएशन है जिससे हम लोग हमारे जियोपॉलिटिकल लड़ाई में जो हम लड़ रहे हैं, जो कश्मीर के लिए हमारा रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमारी लड़ाई है, उसमें 370 का ना होना एक फायदेमंद है। क्योंकि वो किसी भी समाज के किसी भी दायरे और किसी पर्टिकुलर फेथ को कोई भी अभी ऑन बोर्ड कवर नहीं देता। ये जो ग्लोबल जिहादिस्ट ग्रुप हैं कश्मीर को कैसे देखते हैं, और फॉरेन टेररिस्ट नेटवर्क का क्या रोल है इसमें? कश्मीर का बेसिक इकोसिस्टम ही जिहाद का और सेपरेटिज्म का, टेररिज्म का, इसका जो मूल आधार है ये बाहर के इंटरनेशनल फंड से ही बना है, पाकिस्तान से बना है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इजिप्ट में काम करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक बहुत पहलू से जब उनका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर उन लोगों ने एक कश्मीर के जिहादियों को एक संदेश दिया था कि आप सेक्युलरिज्म को ढाल बना के
आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म को ढाल बना के अपने कम्युनल एजेंडा को पूरा करो। मतलब आप बोलो कि जो मैं मतलब सेक्युलरिज्म है ही है, तो आप जो कर रहे हो वो कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि सेक्युलरिज्म वहां पे है नहीं, तो अपने कम्युनल एजेंडा को लागू करो। तो ये वहां से भी उन्होंने सीखा। कश्मीर में तो 370 था तो उसकी वजह से उनको बचाव था, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी इसको बड़ी धड़ल्ले से अडॉप्ट किया गया। तो फंडिंग, टेरर फंडिंग, गन्स, एम्यूनिशन, आर्म्स, इनफैक्ट बाद में ड्रग कार्टलिंग, कश्मीर से चरस वरस का जो व्यापार होता है अफगानिस्तान के रास्ते से, वो कश्मीर में ओपियम बहुत उगता है, ये रास्ते से जो भी तरह के ड्रग्स थे, ये मूवमेंट भी इंटरनेशनल सिस्टम से आया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। स्पेशली जो ड्रग कार्टल्स थे वो कश्मीर अफगानिस्तान बॉर्डर इनको यूज कर करके यहाँ से ओपियम की पैदावार, चरस की पैदावार, ये जो कैनबिस रहता है या मैरिजुआना हैश रहता है, इसको यूज करके ड्रग पेडलिंग का भी काम करते थे। इससे भी पैसा जो क्रिएट होता था वो भी आर्म्स सप्लाई करने के लिए आर्म्स कार्टल यूज करता था कश्मीर के अंदर पंप करने के लिए। कश्मीरी पंडित की एथनिक क्लीनिंग और दुनिया के और इस्लामिस्ट ड्राइविंग एक्सोडस क्या सिमिलरिटीज है? आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। कश्मीर का मुद्दा प्योर प्ले ऐसे धर्म का मुद्दा है जहां पर एक धर्म दूसरे धर्म को उसके धर्म को ना मानने के लिए खत्म करने पे तुला हुआ है। मतलब आप मेरे बिलीफ सिस्टम को नहीं मानते इसलिए आप इनफिडल हो, आप काफिर हो, इसलिए हमारे को जो पढ़ाया गया है उसमें यह है कि काफिर सबसे बड़ा दुश्मन है, या तो काफिर को अपने साथ मिलाओ या उसको मारो या उसको भगा दो। तो कश्मीर इज द ओनली प्लेस, जैसे अगर आप ऑटोमन एम्पायर की बात करें, जैसे जब इस्लामिक इन्वेजन यहाँ पर आया टर्की वगैरह में, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरा ख़त्म किया, लेकिन फॉर देम क्रिश्चियनिटी के भी रूट्स कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़े हुए हैं। ऊपर के रूट्स इस्माइल एंड ये वाले जो डेविड के नीचे के लोग आते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने इनको इनफिडल नहीं माना क्योंकि ये भी ईसा मसीह को अपना एक वन ऑफ द पैगंबर्स मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस्लामिक सुपरमेसी के लिए वहां पर अपना राज्य किया। वो तो 70 साल में ही उन्होंने पूरा जो सबसे बड़ा इन्वेजन था उस टाइम पे वहां पे खत्म किया। तो कश्मीर एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है जहां पर, क्योंकि कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के हिंदू सेंटिमेंट भी जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप वहां अगर आघात पहुंचाते हो तो आप भारत की रीढ़ की हड्डी पे आघात पहुंचाने की बात करते हो। तो ये इंटरनेशनली ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो इसको आप बाकी जगहों में जहां इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं वहां पर, अभी आप देखिए आज की कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर बात करें, सऊदी अरेबिया यमन के साथ लड़ाई कर रहा है, दोनों मुस्लिम स्टेट हैं। इराक में इराकी जो वहां पर ISIS है वो यजीदियों को मार रहा है लेवेंट के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान नॉन तालिबानियों को मार रहे हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट और कंफ्यूज माइंडसेट के लोग हैं। जिस देश में शरिया है उस देश से बाहर निकलते हैं और ये जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहां जाके बोलते हैं कि अभी हमको यहां शरिया लगाना है। एग्जाम्पल यूके, अभी यूके में बोलते हैं कि यहां शरिया कानून लगेगा। अब जब वहां शरिया हो जाएगा लागू, क्योंकि अभी 50-55% तो वहां पर इस्लामिक फोर्स स्ट्रांग होल्ड ले रहा है यूनाइटेड किंगडम में, उसके बाद ये वहां पर भी लड़ेंगे और वहां से भी दूसरी जगह पे जाने की बात करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर शरिया है। अभी सऊदी अरब और यमन का जो लड़ाई है वो कोई भी इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बात करती, दोनों शरिया वाले मुल्क हैं। ISIS इराक के अंदर ही मार रहा है लोगों को। तालिबान में तो तुम्हारा शरिया ही है ना, फिर तुम वहां लोगों को क्यों काट रहे, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं जाना। तो क्वेश्चन इज अबाउट संस्कार, क्वेश्चन इज अबाउट अपब्रिंगिंग, क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट आर यू टॉट। मदरसों के अंदर आज भी वही पढ़ाया जाता है कि हदीस के अंदर यही पढ़ाया जाता है, ये लिखी हुई बात है कि भाई जो इनफिडल है उसको मारो। जैसे आपने सर तन से जुदा वाली कहानी इंडिया में भी देखी। ये ऐसा किसी ने एक 9 साल के बच्चे से शादी की, ये वो बोले तो वो चलेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बोले, नॉन बिलीवर अगर बोले, तो इट इज नॉट अलाउड, सर तन से जुदा हो सकता है। दिस इज समथिंग विच इज बीन टॉट। आप किसी जगह पे जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आपको पढ़ाया जाता है,
आपको कहीं ना कहीं पे इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे। आप जैसे वही मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि आप बोले कि मॉडरेट इस्लामिस्ट या मॉडरेट इस्लामिक माइंडसेट के जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं भाई ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन वो इतने बड़े एक रेजिस्टेंस के आगे खड़े कहाँ होते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सुपरमेसी का गेम चल रहा है जहाँ पर इंडिया को दबाने की बात की जा रही है, इंडिया को कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, इंडिया को गजवाए हिंद में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। भले वो बांग्लादेश की साइड से करो, भले श्रीलंका से प्रेशर लाओ, भले आपके बॉर्डर से अफगानिस्तान से लाओ, पाकिस्तान तो हमेशा ही धार पे लगा हुआ है। ऐसे तो आप रशिया को देखिए, रशिया को इन्हें पूरा तोड़ दिया। आपका यूएसएसआर जो था वो आज रशिया अलग हो गया, अजरबैजान अलग है, कजाक अलग है, तजाक अलग है, सारे किस बेस पे अलग हुए। सो दीज आर हिस्टोरिकल डेटा विच इज अराउंड यू। ये पिछले 50 साल की 40 साल की बात है जो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी कौन कहाँ पे सुपरमेसी की बात कर रहा है, विच इज वाइस वर्सा। इफ यू लुक एट हिंदू बोलता है वो पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब बोलता है, वो वसुदेव कुटुंबकम बोलता है, वो सर्वधर्म समभाव बोलता है। तो इट्स ए बिग कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर आज की लड़ाई नहीं है, आप असुरों से 1000 साल पहले भी लड़ते थे। तो यहाँ असुर देव दानव धर्म अधर्म कहाँ पर आता है, ये लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, वो किसको समझे, जो समझता है वो उस चीज़ को समझेगा। हम लोग इसी चीज़ के मारे हुए, वी फॉलोड ए पर्टिकुलर फेथ, सो वी हैड टू बी पुश्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। अभी बात करते हैं कश्मीर पंडित रेजिस्टेंस की, जो कल भी करते थे आज भी कर रहे हैं वो चीज़। तो पुराने जो एग्जोडस हुए हैं उसके दौरान कश्मीर पंडित ने किस तरह के रेजिस्टेंस दिखाई? रोहित जी बात करेंगे इस पर हमारे रेजिस्टेंस के। देखो हम कहते हैं कि जो 90 में हमारा ये 7वां पलायन था, उससे पहले 6 पलायन हो चुके, तो हम वापस गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक कहावत थी कि कश्मीर में कभी 11 घर ही बचे थे, तो 11 घर से वापस हम 7 लाख लोग आज हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वापस गए हम कश्मीर, और वापस हमने अपने धर्म को बढ़ाया आगे। अब थोड़ा हमने चेंज किया उसमें, क्यों क्या करते थे पहले हम अपने जो हमारी रिलीजियस बुक्स थी, अपने संस्कृत या शारदा उसी पे रहते थे। जब हम वापस गए कश्मीर, तो जो वहाँ का बादशाह था, जो कि उस समय हमारे लिए फेवरेबल था, जिसने हमें को मदद करी वापस आने में, जब हम 11 घर ही रहे थे, उसका नाम था बड़शाह बादशाह हुए हैं। वो सेक्युलर माइंडसेट के बादशाह थे, जिन्होंने हमें वापस लेके आए, जिन्होंने हमें कुछ चेंजेस करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने इसमें रहोगे ना, आप यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो उन्होंने हमें बोला कि आप जो कोर्ट लैंग्वेज है, जैसे उसमें पर्शियन था, वो सीखो। तो संस्कृत छोड़ के हमने तब पर्शियन सीखना चालू किया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे जितने भी लोग थे वो नौकरी करने लगे कोर्ट्स में, राजाओं के इसमें। तो वही कारण था कि बिकॉज पूरे इंडिया में मुगल्स थे, उसके आगे जाके आप देखते हो, तो हमारे लोग जो थे ना बाहर निकले, पढ़े लिखे थे, मतलब उस समय की लैंग्वेज जानते थे, मतलब पर्शियन जानते थे या फारसी जानते थे। तो वो जानने के कारण उनकी जो जिंदगी चलती रही, तो उसके कारण हम सर्वाइव कर पाए उस टाइम। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं 1990 में भी जो माता सरस्वती की कृपा हम पे रही है, मैं मानता हूं कि ये मैं कहना चाहूँगा इस आपके शो में कि 1990 में जब हमसे सब कुछ छीन गए, अभी बेला जी ने भी कहा, बट हमने अपने बच्चों को, मतलब तब मैं बच्चा था, एजुकेशन दिया। ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिकली मैं महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र में आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे का, हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। कभी भी कोई भी कश्मीरी हिंदू कितना भी जन्म ले, बाला साहब ठाकरे का ऋण नहीं चुका सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि जब 1990 में हम बाहर निकले, कुछ सब जगह अंधेरा था। हमारे लोग कुछ बाला साहब ठाकरे साहब के पास गए, तभी 92-93 में यहाँ पे बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई, पहली बार आई थी गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला था आपको क्या चाहिए, तो हमारे लोगों ने कहा कि हमको एजुकेशन चाहिए। तो उन्होंने उसी समय, जोशी करके चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनको ऑर्डर दिया कि भैया इनके करो जो करने लगेगा। तो उन्होंने हमारे बच्चों के, कश्मीरी हिंदुओं के लिए
डोमिसाइल वेवर कर दिया, और जो फीस यहाँ महाराष्ट्र का जो बच्चा था उसकी जो फीस है उसके लिए जो है वही ले ली उन्होंने। तो पर कॉलेज एक सीट पर ब्रांच बढ़ा दी, ओवर एंड अबव। जैसे 100 अगर 100 सीटें हैं किसी कॉलेज में तो उसमें 101 सीट हो गई, तो उसमें यहाँ के बच्चे का भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पर ईयर हमारे करीब 1000 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए। तो उसके कारण क्या हुआ, 92, 93, 94 या 96 के बाद कुछ निकलने लगे, 97 के बाद निकलने, तो वो जॉब करने लगे। जॉब करने के बाद 2, 4, 5 साल में उनको थोड़े फैमिली स्टेबल, वो 10-2 में से निकल के थोड़ा हो। तभी अगर आप देखोगे आज की डेट में हम यहाँ पे खड़े हैं, कपड़े पहन के हैं, अच्छे से बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो एजुकेशन प्राप्त की, जिसमें कहीं ना कहीं आदरणीय बाला साहब ठाकरे का हमारा, जिसने हमारी कम्युनिटी को बचाया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, कुछ 3-4 लाख कम्युनिटी में हर साल में 1000 बच्चे इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी हमारे कुछ समाज के लोग हैं जो जगती में जो नहीं कर पाए, उस समय भी जो वो उतना भी फीस नहीं अफोर्ड कर पाए उस समय, बिकॉज वो भी तो था, तो वो अभी भी सफर कर रहे हैं वो, लेकिन वो 5-10% है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने अगर बच्चे हैं तो अपनी जो हमारी शारदा माता की हम पे कृपा है, हम हमेशा जो नीड ऑफ द आवर जो है एजुकेशन, उस पर हमने फोकस किया है, तो उसी के कारण हम आज हमारा समाज बचा हुआ है। क्या कोई नोटेबल लीडर या मूवमेंट थे जो ये फोर्स्ड माइग्रेशन के अगेंस्ट खड़े हुए? इज देयर एनी लीडर दैट यू नो? नहीं, नाम के लिए तो सारे उठे। आपके जितने भी हमारे इंडिया में लीडर्स हैं उसके अगेंस्ट तो सब उठे हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टेटमेंट हर किसी का आता था, लेकिन प्रैक्टिकली काम किसी ने किया क्या उसके लिए? प्रैक्टिकली काम तो करा होगा, लेकिन विजिबल हमारे लिए अभी भी आज की डेट में हम अभी भी अपने देश में विस्थापित है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने हमें मदद करी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारी पार्टीज ने मदद की हमें, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मदद सफिशिएंट थी क्या? वो नहीं थी। वो सफिशिएंट उस समय के लिए थोड़ी सफिशिएंट, बट नहीं, अब सफिशिएंट नहीं है हमारा कल्चर। सर्वाइवल और रिहैबिलिटेशन दो अलग मुद्दे हैं। आपको जिंदा रहने के लिए सरकार अगर आपकी मदद करती है तो कहीं ना कहीं पर एक पॉलिटिकल पर्पस होता है, कोई उनकी अपनी भी एक ये होती है कि छवि भी होती है कि भाई हमने इस समाज को जिसको बाहर खदेड़ा गया उसको समझाया। तो जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने जब कश्मीरी पंडितों को कुछ लेवल तक सपोर्ट किया, जैसे उनने जगती का टेनमेंट बनाया या उनने पीएम पैकेज योजना घोषित की, वहाँ उसको अपना एक अपीजमेंट के चेहरे को छुपाने के लिए एक सेक्युलर चेहरा भी सामने लाना था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये चीज़ें हमारे को बाद में क्लियर होती गई कि किसका पर्पस क्या रहा, और उसके साथ साथ में जो बाकी के भी अभी की भी जो तथाकथित सरकार है उसने भी, जैसे अवार्ड वापसी का जब इशू खत्म हुआ, अवार्ड वापसी में तो सरकार गिरने के लेवल पे आ गई थी कि सरकार शायद गिर ना जाए, ऐसा लेवल हो गया था। उस टाइम पे सरकार ने ये मुद्दा जिसके भी कहने पे उठाया, उनको बताया गया कि आप कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाइए और बोलिए कि जिस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ जातीय विध्वंस हुआ और उनको खदेड़ा गया बाहर, तब आपने अवार्ड वापस क्यों नहीं किए? तो ये मामला काउंटर हुआ और सरकार बची। जब अनुपम खेर ने कैंडल मार्च निकाला था पूरे उसके ऊपर, तो ये कहने की बात है कि हमारे सर्वाइवल के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है कि भाई जिंदा रखने के लिए जो लोग आज कैंप्स में या उन टेनेमेंट्स में रहते हैं उनको जिंदा रहने के लिए बहुत ही, ये अगर देश के अंदर कोई दूसरा समाज होता तो उनको खुल चढ़ के बढ़ चढ़ के कुछ भी उनके लिए किया होता। लेकिन प्राइमरीली शायद हम मेन स्ट्रीम लार्जर हिंदू कम्युनिटी के फोर्स से तो भाई इनके लिए करेंगे, तो ये उस समय ऐसी धारणा थी कि भाई ये कम्युनल माना जाएगा कि आप हिंदुओं को मदद ज़्यादा कर रहे हो, आपको अपीसमेंट आपका ठुकर जाएगा, आपके वोट बैंक में असर पड़ेगा। तो ये आज भी उसी परिस्थिति में, जैसे आज कश्मीर के अंदर जो लोग काम नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते, उनका मासिक रिलीफ जो है वो 3,500 रुपये, और उसमें घर चलाना पड़ता है। हाँ, एक आदमी का आपको 13,000 रुपये 4 लोगों को मिलते हैं। आपको पढ़ाना भी है, दवाइयाँ भी खानी है, आपको रहना भी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको अपना घर भी चलाना है। तो 13,000 रुपये में 4 लोग डिफिकल्ट है, कैसे जिंदा रहेंगे? ये हमारा सर्वाइवल का मुद्दा है। रिहैबिलिटेशन के मुद्दे में हम ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है, मतलब जिससे उम्मीद है हमको, है ना, जो 2 सीटों पे थी जब हमारी माइग्रेशन हुई है, तो हमारी माइग्रेशन को लेके उसको यूज करके वो आज वो सत्ता में तीन टाइम
सत्ता में है, लेकिन हमारी तरफ भी तो थोड़ा ध्यान, हमें उम्मीदें तो उन्हीं से है ना, अपनों से ही गिला शिकवा है। 10 साल से रिलीफ नहीं बढ़ा है, लोग मर रहे हैं, दवाइयों के लिए मर रहे हैं। टैंटू में, हमारे जम्मू में आज की डेट में तो देखो, कम से कम 2025 में तो जाके बात करो ना कश्मीरी हिंदुओं की। आपको कौन सी चीज रोक रही है बात करने की, भैया इनके साथ जेनोसाइड हुआ है, इनके जो राइट्स है वो तो आज तो दे दो, जो रियल में नीडेड है। जब जाके जगती देखो, जम्मू में देखो, टैंटू में देखो, कितने लोग, अभी भी 10% लोग हमारे हैं जो बहुत ही बुरी हालत में रह रहे हैं आज की डेट में भी। और वो इसी सरकार से हमें अपेक्षा है, मतलब क्योंकि हमें अपने मानते ही हमारी अपनी सरकार है, इससे बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं हैं, मैं सच कहूँ तो, क्योंकि हमने सब कुछ इनको दे दिया। कब जब भी इनकी कुछ दिक्कत आई तो हम आगे खड़े हो गए, इनके सामने खड़े हो गए। जब भी गुजरात राइट्स हुए तो तब भी कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, अवार्ड वापसी कश्मीरी पंडित, कुछ भी किसी को जला दिया, कहीं पे कुछ हुआ, कश्मीरी पंडित। जब भी इनको कहीं घेरा गया, कश्मीरी पंडित को इन्होंने दार बना के। लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए आप कुछ तो करो ना, प्रैक्टिकली कुछ तो करो। आज वही राहुल जी ने कहा, अभी 2015 में शायद लास्ट बार कुछ रिलीफ बढ़ा, उसके बाद हुआ नहीं, अब 10 साल होने को आया है। वो तो कर ही सकते हो आप, उसमें आपको कौन सी चीज रोक रही है? कम से कम हमको जीने का हक तो है, हमारे हिंदुओं को, जिन्होंने अपने देश के लिए, अगर हम उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं ना कश्मीर में, पाकिस्तान आज इंडिया कश्मीर के साथ नहीं होता, ये मैं बता दूं, इस सरकार को भी बता दूं। 1990 में हम खाली जो लोग थे, हम बोलेंगे नहीं, हम अपना कश्मीर में रहते हैं, हम बोलते हैं हम मुसलमान बनने वाले हैं और हमको पाकिस्तान चाहिए यहाँ पे, हम तो आराम से रह रहे होते। लेकिन हमने भारत माता की जय कही, उसके कारण आज भी हम अपने देश में मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं जम्मू में, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा गिला शिकवा है। हम चाहते हैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये पहुंचे, जो अधिकारी हैं इस पर थोड़ा उस पर ध्यान दें, हम इतनी उम्मीद है। सर, जो 1990 में जो लोग वैली में रह गए, तो फिर वो कैसे अभी सरवाइव कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वो ऐसा सरवाइव करे जिसको होता है कैमोफ्लॉज, मुसलमान बन के रह गए। मतलब जैसे मैं यहाँ टीका करके आता हूँ, टीका करके नहीं, ऐसे जैसे दाढ़ी रखते थे बड़ी बड़ी, वो लगता ही नहीं था कि। और कुछ लोग तो शिफ्ट हो गए, जैसे कश्मीर में गांव से शिफ्ट हो गए शहर की तरफ। शहर में कोई जानता नहीं भाई हिंदू या मुसलमान है, कोई घंटी, कोई पूजा घर में कुछ करता नहीं थे। मैं ऐसे कितने लोग। और कुछ लोग जैसे आर्मी का एरिया वहाँ पे इंदिरा नगर है कश्मीर में, कुछ लोग इंदिरा नगर में शिफ्ट, जो आर्मी के एरिया, आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में आता, उसमें सेफ थे वो। तो मैक्सिमम लोग इंदिरा नगर में रहने लगे कश्मीर में। तो अपनी, और जो मेन जो सिटी में रहते थे वो मुस्लिम टाइप, मतलब ये नहीं कि मुस्लिम बन गए वो, बट बाहर दाढ़ी रखते थे, टीका करते नहीं थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, ऐसा करके वो अपना रह रहे थे चुपके चुपके। मेरा भी एक, मतलब चलो ठीक, उसको छोड़ो, वो भी ऑफिस जाते थे, ये जाते थे, लेकिन सबको लगता था कि ये मुसलमान ही है। ये भी नहीं पहनते थे वो, ये भी नहीं पहनते थे, वैसे पूरा फुल शर्ट पहन के जाते थे, पूरा ऐसा करके रह गए। जिनको पता था कंपल्शंस थे कि बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वहां रहे। मगर आप वही अडेप्टेबल सिचुएशन में रहते हो जहां पर आप ये दिखाते हो कि भाई मैं भी आपके ही इकोसिस्टम का हिस्सा हूं। तो किस तरह की जिंदगी है? तो घुट घुट के मरना जैसा चीज है। बिल्कुल, वो तो घुट घुट के तो पहले से ही मर रहा था वहां पे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हालत ऐसी थी कि गला भी दबा के रखा हुआ है, आप कुछ नहीं बोल सकते। यू आर एज गुड एज स्लेव्स ओवर देयर, मगर जिंदा रहने के लिए बोल रहे हैं जिंदा। बट वो भी कुछ फैमिलीज थी, मतलब जो हमारे 640 फैमिलीज थी टोटल ऑल ओवर कश्मीर में, उसमें मैक्सिमम वो इंदिरा नगर में करीब रहते थे, और कुछ इधर उधर जो सिटी के पास थी। गांव में तो बिल्कुल हार्डली कुछ फैमिलीज थी। ये सिचुएशन होने के बाद अपने कम्युनिटी, अपने कल्चर को बचाना कितना आसान तो नहीं बोलूँगा, कितना डिफिकल्ट था? देखो बहुत ही मुश्किल है। हमने पहले भी बताया कि किसी भी कम्युनिटी के लिए जिंदा रहना, लैंड इज इम्पोर्टेंट। तो अभी जैसे हम आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ कि कश्मीर बच्चों को बोलता था मैं, हम ये फेस्टिवल है, तो हमारे जितने भी चीज़ें हैं ना उसके रिलेटेड पानी चाहिए, साथ में नदी चाहिए सामने, तभी उसका महत्व आता है। यहाँ नदी नहीं है, यहाँ नदी तो वो कट रहा है, यहाँ पे क्या बताऊँ मैं क्या दिखाऊँ मैं, उनका कल्चर मेरा क्या है, क्या हम करते थे नदी पे किनारे जाके क्या करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, अब हम वो क्या कहेंगे उसको, हम कुछ चीजें जियोग्राफिकल ही जुड़े रहता है, जियोग्राफिकल लैंड के साथ एसोसिएटेड रहती है। बट अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम गिव अप ना करें उसके ऊपर, जितना भी हो सके बच्चों को हम बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में ऐसा था, अब हम ऐसा कर रहे हैं, इसका ये मॉडिफिकेशन है, ऐसा करते हैं। रिलेट होना मुश्किल हो जाता है, रिलेट करना मुश्किल जैसे। लेकिन अभी हमारा मेजर फेस्टिवल जो होते हैं हम घर पे मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, बट उस तरीके से नहीं मनाते हैं।
जितने भी छोटे पन है, अष्टमी है, आज अष्टमी है तो हमने रखी है अष्टमी, व्रत रखा, मैंने भी रखा है व्रत। तो ऐसे करके थोड़ा कल्चर जितना बचा सके, लेकिन लैंग्वेज बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चों की लैंग्वेज स्कूल में वो बोलते हैं मराठी, पापा कश्मीरी, कोई बोलता नहीं, मैं कैसे बोलूँ कश्मीरी, किससे बोलूँ। हम घर में भी अब जितना कर सके उतना, अब अगर घर में भी हमने हिंदी बात करी तो फिर कोई कश्मीरी बचा ही नहीं। तो थोड़ा लैंग्वेज बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज की डेट में, बट जितने बाकी कस्टम है थोड़ा सा हम उसको मना रहे हैं उसके साथ। मैं लैंग्वेज पे ही आ रहा था। जैसे कोई भी स्टेट है, हर किसी का रीजनल लैंग्वेज है, तो उनका स्टेट बोर्ड होता है, राइट। तो इस भाषा को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है? छिटपुट इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि खाली शारदा को बचाने के लिए नहीं, कश्मीरी तो ठीक है, ये तो बोली है, ये तो ये है, बट शारदा जो इसकी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उसके साथ साथ जैसे बाकी लैंग्वेजेस के साथ हुआ, तो अभी 1-2 साल पहले एक इनिशिएटिव्स लिए गए थे जहाँ पर आपको शारदा को भी बचाओ, शारदा बचाओ भी इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके तहत अभी थोड़ा सा काम हो रहा है कि भाई लोग आगे आ रहे हैं शारदा को पढ़ने के लिए, शारदा लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो कुछ कुछ लेवल पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कहीं कहीं समाज थोड़ी हेल्प करती है कि आप प्रमोट करिए शारदा सीखने के लिए, शारदा सीखो, शारदा पढ़ाओ। तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं काम हो रहा है, बट इशू वही है कि आज मैं अगर अपनी अपनी जन्मभूमि, अपने होमलैंड से 3000 किलोमीटर दूर हूँ, तो मैं उसको अडेप्ट तो कर पाऊंगा बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो अडेप्टेबिलिटी इज फाइन, बट एग्जीक्यूशन जब तक ना हो तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। वापस जाने के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी घर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो उसका फ्रैक्चर्ड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है हमको वापस लेने की। उनको लगता है कि इनको जॉब एक दे दो, वहां पे मसला खत्म हुआ, या उनको एक, मतलब गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, सुनने में आया, एक इनको एक घर बना के कहीं पे दे दो जहाँ पे रहते थे वो चले। ऐसे थोड़ी है। जिस जहाँ से मैं निकला हूँ आज से 35 साल पहले, वो एक रेडिकलाइज्ड सोसाइटी थी। इन 35 सालों में वो डबल रेडिकलाइज्ड हो गई वो। हाउ यू एक्सपेक्ट मी टू गो देयर एंड लिव विद दोज रेडिकलाइज्ड पीपल? मेरा, अच्छा ठीक है, मैं एक बार मेरा बच्चा जाएगा जो कि अभी यहाँ पे रहता था इस सिटी में, उसने ये लाइफ प्रोग्रेसिव लाइफ देखो, उस लाइफ में जाके वो तो घुटन हो जाएगी उसकी, वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, मेरे बेटा बेटी जो भी है, व्हाटएवर इट इज। जब ये रेडिकल की बात कर रहे हैं रोहित जी, तो इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि 35 साल पहले मुसलमान भले ही 90%, 95% और हिंदू 2-3%, 4%, बट फिर भी एक ट्रैक्शन था कि यहाँ से हिंदू अपने मंदिर की भी घंटी बजाता था, वहाँ से नमाज भी चलती हो, तो एक लोगों को पता था कि हिंदू भी होते हैं और कश्मीर में रहते हैं। ये 35 साल में तो कोई भी नहीं है, तो उनको तो लगता है कि हम ही हम हैं। ये होता क्या है? ऐसे तो कितने एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग एक बार कश्मीर गए थे, पहली बार मेरे बच्चों को लेके गए थे, तो डल गेट के पास कुछ छोटे बच्चे थे, वो अपने दादा के साथ थे, तो वो दादा मुझसे कश्मीरी बात कर रहे थे कि क्योंकि समझ में आता है कि कश्मीरी है, तो उसके बच्चे ने उसको पूछा कि ये कश्मीरी भट्ट है, मतलब कश्मीरी पंडित ऐसे थे क्या, ऐसे दिखते थे? मैंने खीर भवानी माता के बाहर कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे कि हमें भी खीर दो, छोटे छोटे बच्चे गांव के, तो उनको हम दे रहे थे। तो उनने बोला कि हमने सुना था कि कश्मीरी जो पंडित लोग होते हैं उनकी दुम होती है। अच्छा, हाँ, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन मिथ्स ऐसे बनाना कि वो ऐसे होते थे, उनके दुम होती थी, तो आपको तो दुम नहीं है, फिर आप कैसे कश्मीरी पंडित हो? तो मतलब आप देखिए जहालत और इग्नोरेंस की हद कहाँ तक आती है, कैसे डिस्टॉर्ट होती है चीजें, जहां पर आपको स्पीशी ही बदल दी जाती है कि ये तो अलग ही स्पीशी के लोग थे। इस बात पे मैं एक चीज तो मतलब फ्रैक्चर्ड पॉलिसी में थोड़ा सा मैं आपको वहां ऐड करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि हम लोग जैसे 90 की परिस्थिति थी, 90 में जैसे रहते थे वैसे ही अभी भी रहे। हम सरकार को बोलते हैं कि इस परिस्थिति में वापस नहीं रह सकते, वी हैव डिनाइड दैट ऑप्शन, क्योंकि 90 तक भी हम तितर बितर स्कैटर्ड थे और हम किसी भी तरीके के, हमारा कोई भी अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज अगर हमको समझ में आया तो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें एक जगह पे नहीं बिठाए, एक जगह पे हमें ना रखें। और अगर आप चाहते हो कि भाई, जैसे वहां पर मुसलमान उस बात के ऊपर बहुत खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि ये गाजा पट्टी कश्मीर में नहीं बनेगी, जैसे इसराइल में गाजा है, कश्मीर में गाजा नहीं बनेगा। हम उन जाहिलों को बोलते हैं कि भाई आप अभी भी 70-80 लाख हो,
अगर 2 लाख लोग आ जाएंगे तो आपके 80 लाख की डेमोग्राफी में कहाँ फर्क होगा कि जो बड़ा बड़ा चिल्लाते कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा कश्मीर के अंदर। मैं अगर स्कैटर्ड तरीके से कश्मीर में रह रहा हूं, मैं अगर 10 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, 2 लाख लोगों को 2000 2000 10,000 5,000 फैला दिया, तब भी तो मैं वही 2 लाख लोग उस 78 लाख के साथ रहे। अब मैं अगर एक जगह में रहता हूं तो उससे डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ कश्मीर के अंदर? क्या चीज बदली? स्कैटर्ड उनको चलता है कि जैसे पहले रहते थे वैसे इनके लिए कुछ जुगाड़ करो, इनको जहाँ इनका गांव था जो इन्हें घर बेच दिया वहां दे दो, सिटी में जगह नहीं है तो कहीं दे दो, एक घर बना के दे दो। हमारा फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है कश्मीर का एक्सोडस। हम तो तब भी 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे थे 90 में, आज से 35 साल पहले पूरा जो निकला हमारा ये करके। आज तो वो कितना वैल्यूएशन है उसका। ये फाइनेंशियल इशू थोड़ी है, ये एथनिक इशू है, ये रिलीजियस इशू है। इसको आप एड्रेस करने में डरते क्यों? आप क्यों नहीं बोल सकते कि समाज के, अगर देश के अंदर एक सेक्युलर सभ्यता को बचाना है, अगर वो सेक्युलर सभ्यता का कोई मतलब है तो, पहली बात तो ब्रैकेट में आपको बचाना है तो आपको सबको साथ में रखना पड़ेगा, और जिनने भुगता है हमें पहली प्रेफरेंस उनको देनी पड़ेगी कि वो कैसे आना चाहते हैं। तो फ्रैक्चर्ड पॉलिसीज, गलत एडवाइजेस, आज ड्रैकोनियन लॉज है जो पीएम पैकेज में लोग वहां पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपका रूल है आप कश्मीर में अगर नौकरी करने जा रहे हो तो आप लीव ही नहीं ले सकते, आप ट्रांसफर ही नहीं मांग सकते। और सबसे बड़ी बेवकूफी, कश्मीर में इन्होंने कुछ 6-7 जगहों में टेनेमेंट्स बनाए, 2-2 बेडरूम 1-1 बेडरूम के घर बनाए, ऐसे कॉलोनीज जैसी। वहां पर ये पीएम पैकेज के लोगों को रखते हैं जो गेटेड कम्युनिटी है और बाहर आर्मी वाले रहते हैं। दूध भी लेना है तो आर्मी वाले को बोलना है कि मैं दूध लेने जाऊं, हाँ जाओ, बाकी अंदर ही रहना है। और सबसे बड़ी बात, जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, अभी ये पहला बैच एक रिटायर होने वाला है, तो आपको ये छोड़ना है, तो ये रिहेबिलिटेशन कैसे हुआ? फिर ये कहां जाएगा आदमी? मतलब पीएम पैकेज जो खेती बाड़ी करता है उसके लिए क्या प्रोविजन है, मेरे लिए क्या प्रोविजन है जो मैं यहां पर हूं? ये तो 25-20, आप 6,000 लोगों को बोल रहे हो ना नौकरी दोगे, तो फिर 6,96,000 लोगों का क्या होगा? उनके प्रोविजन क्या है? आप बोलते हो सब नहीं जाना चाहते वापस, मान लिया 50% में नहीं जाना चाहते, मान लिया 2 लाख लोग तो जाना चाहते हैं, वो तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, 2 लाख लोग जाना चाहते हैं। 2 लाख लोगों के लिए क्या प्रोविजन है? मतलब आप ये बोलते हो कि भूल जाओ अपनी जगह, आपका होमलैंड, आपकी मातृभूमि भूल जाओ। ये तो फिर हर जगह लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र से खदेड़ा जाएगा, यूपी वाला यूपी से खदेड़ा जाएगा, साउथ का तो खदेड़ा ही जा रहा है, केरला में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कहानी, वहां पर तो कितनी ज्यादा इश्यूज चालू हो गए। तो हर किसी को अगर खदेड़ना ही है तो फिर ये फ्रैक्चर्ड पॉलिसी है ना। आपका सॉल्यूशन होना चाहिए कि किसी भी तरीके की रिलीजियस सुपरमैसी को ये सरकार नहीं मानती, ये सबके लिए है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जो आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है। तो उसके तहत यहां इस्लामिक रूल ही चलेगा, यहां थिएटर नहीं चल सकते, यहां गाना बजाना नहीं हो सकता। जो अभी हुआ आपने देखा, गुलमर्ग के अंदर फैशन शो हुआ तो इन लोगों ने हंगामा कर दिया, या फैशन शो कैसे हुआ, ये शरिया के अगेंस्ट है। अरे दिल्ली में आके तो तुम ही लोग सामने बैठते हो, तुम्हारे जज ही तुम्हारे लोग ही तो हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जो बैठ के जज बनते हैं, उनके लिए शरिया लागू नहीं है। तो कश्मीर के अंदर ये शरिया क्यों है? इसको इस्लामिक सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो रहा है? ये तो कोई एक ग्रुप कर रहा है, एक इवेंट कर रहा है वहां पर, आप ना नहीं जाओ देखने, इट्स योर प्रेरोगेटिव, आपको थोड़ी बुलाया गया है, इट इज बाय एंट्री, इज बाय टिकट। ये थोड़ी ओपन ये कर रहे हैं। और आपके सेंटिमेंट कहां क्यों आप वहां पे हर्ट हो रहे हैं? आप थिएटर नहीं चला सकते क्योंकि इस्लाम में पिक्चर देखना मना है। आप बाकी स्टेट में लिकर बेचते हो, आपको एक्साइज की ड्यूटी मिलती है, जो पीना चाहता है वो जाएगा, सरकार थोड़ी ठूसती है किसी के मुंह में। आप कश्मीर में क्यों बोलते हो यहां पर लिकर नहीं बेच सकते, यहां पाबंदी लगाओ, क्योंकि ये यहां पर इस्लामिक सेंटिमेंट को हर्ट करता है। आप आज भी इस्लामिक सेंटिमेंट कश्मीर के अंदर उसके इकोसिस्टम में भरा हुआ है। जब तक आप इसको बुलडोज नहीं करोगे, बुलडोज करने का तरीका होता है कि आप बोलो कि ये सबके लिए उसी जगह है, और जो यहाँ का मूल निवासी है उसका तो पहले हक है। 1339 के बाद तो तुम सारे कन्वर्टेड हो, तब तो तुम थे ही कहां? तुम कहां से है? सऊदी अरेबिया से है। सऊदी अरेबिया में जब तुम हज करने जाते हो वहां तुमको अल हिंद ही बोलते हैं, अल हिंद।
और 10वीं लाइन में खड़े करते हैं। तुमको तब समझ में आता है हमारी औकात क्या है। और यहां पर आप बोलते हो कि भाई यहां पे नहीं, यहां ऐसा नहीं चलेगा। कश्मीर 90 से पहले 85-86 में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट थी फैशन के मामले में। 95 90 से पहले 85, 86, 87 फैशन के मामले में इंडिया में कोई भी फॉरेन का जीन्स पहले वहां स्मगल होके आता था। फीमेल्स यूज्ड टू रोम अराउंड लाइक दिस थिंग, मुस्लिम्स एंड वो भी। क्या होता था क्या नहीं होता था, हमारी लेडीज तो ज्यादा मिक्सअप ही नहीं होती थी, तो वो अपने नहीं करते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज तो इनको बोलते हैं बुर्का, अबया, पूरा पूरा बंद, पूरा ये नहीं है। इतना तो दुबई में नहीं होता, शारजा में नहीं होता। तो कहने का मतलब है आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, आप किस सेंटिमेंट। जब तक आप उस पर उसकी जड़ पे वार नहीं करोगे, कल तो पूरे इंडिया के अंदर ही बोलेंगे भाई यहाँ पे नहीं हो सकता। कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है, बड़ा अच्छा डायलॉग है, सरकार उनकी लेकिन सिस्टम हमारा है। कश्मीर में भी वही हाल है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां के रेडिकल लोग। अगर वो 5% है तो 95% क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं खड़ा होता और बोलता हमको ये वहाबी सलाफी सिस्टम कश्मीर में नहीं चाहिए, वी वांट ए प्रोग्रेसिव कश्मीर जहां हर कोई काम कर सके। कश्मीर का आदमी आज पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस नहीं करता, अपने सेब बेचता है, अपने कारपेट्स बेचता है, सब कुछ करता है। आप जा सकते हो क्या कश्मीर में? आपका 370 अभी खत्म हो गया, आप कश्मीर के अंदर जमीन ले सकते हो क्या? आज भी नहीं ले सकते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही ट्रिगर दे देता है कि ये कोई आया है बाहर से, इसको 100 एकड़ जगह खरीदनी है। उस टाइम पे क्या करते हैं लोग? अगर इनको लगता है कि अभी जमीन के लिए लोग बढ़ गए, ये लोग एक टारगेट किलिंग कर देते हैं। और एक न्यूज आ जाती है, मीडिया वाला का काम क्या है? कश्मीर अभी भी सेफ नहीं है, वापस हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है जगह रहने के लिए। अभी वापस टारगेटेड किलिंग हुई, उनका काम हो गया। अगले 5 साल के लिए और नहीं वापस बात होगी जमीन खरीदने की। तो लैंड माफिया इस पे पैसा कमा रहा है, ड्रग माफिया इस पे पैसा कमा रहा है, वर्ल्ड वाइड इस पे पैसा कमा रहे हैं। जो इमोशंस के साथ खेलने वाले वो पैसा कमा रहे हैं, जिनकी दुकानें चलती है सेंटिमेंट को बढ़ाने में, मर्सनरीज इस पे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारी समाज को क्यों नहीं हमारी सरकार को क्यों नहीं समझ में आता कि इसका एक ही इलाज है, इसको पीछे धकेलो और बोलो यहाँ जगह बनेगी इनके लिए, और आप अभी यहाँ पर लाओ एवेन्यूज नौकरी के। मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली है या गवर्नमेंट ज्यादा कमजोर है? विल कमजोर है। गवर्नमेंट कैसे कमजोर होगी? जब 370 हटा, 1.5 साल इंटरनेट बंद था ना, कांगड़ियां होती है कश्मीर में जिसमें हाथ गर्म करते, देखा आपने? कभी देखा? जब पिक्चरों में देखा होगा कांगड़ियां, उसमें मूतते थे लोग कश्मीर में। दे यूज्ड टू पिस इन दैट, बाहर नहीं निकलने देते थे। तो सरकार कभी कमजोर नहीं होती, वो चाहे तो 4 दिन के अंदर सबको सेट कर सकता है। 1.5 साल तो इंटरनेट नहीं था ना, रोना धोना सबका छाती पीटना चल ही रहा था ना। उसके बाद किसने बात की? आज आप सुनते हो कश्मीर के अंदर तो ये हुआ, कहीं कहीं इक्का दुक्का बोलता है कि कश्मीर तो ब्लैकआउट था, किससे बात ही नहीं कर सकते, बाहर ही नहीं निकल सकते, सब बंद कर दिया था ना। सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर थे सेपरेटिज्म के, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ता महबूब, सारे तो हाउस अरेस्ट थे 1.5 साल। पैसा ही नहीं मूव हुआ, रूट ही नहीं हुआ, तो पत्थरबाजी बंद हो गई। सरकार सब कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। कश्मीर पंडितों का क्या मेजर डिमांड है कि अगर वो घर वापस अपने करने चाहते हैं तो क्या मेजर डिमांड है गवर्नमेंट से? कश्मीर पंडितों का एक ही डिमांड है कि हमको अपना होमलैंड चाहिए। होमलैंड का क्या मतलब है? 1991 में 28 दिसंबर को पूरे समाज ने एक मिलके एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, उसको कहते हैं मार्गदर्शक रेजोल्यूशन। उसमें बोला गया कि अगर कश्मीरी हिंदू वापस घर जाना चाहेगा, वो किन कंडीशंस में जाएगा? वो किसी के दबाव में नहीं जाएगा, वो किसी के शर्तों पे नहीं जाएगा, वो जाएगा तो अपनी टर्म्स पे जाएगा। तो वो जो टर्म्स हैं उसमें बताया गया कि हमको एक होमलैंड दिया जाए कश्मीर में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी हो। 1991 की बात कर रहा हूँ, उस समय वो डिमांड किया गया है कि हमको एक होमलैंड चाहिए जो कि यूनियन टेरिटरी हो, जिसमें कोई भी आके रह सकता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, irrespective of his religion, irrespective of his caste and creed, बट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है वो वहाँ आके रह सकता है। इट्स यूटी यूनियन टेरिटरी हमारे, जैसे चंडीगढ़ बना दिया गया आपने पंजाब और उसके बीच में। हम कहते हैं वैसे जम्मू कश्मीर के बीच में एक चंडीगढ़ जैसा आप हमको यूटी दे दो, जो कि पूरा 2 जम्मू और कश्मीर के बीच में एक यूनियन टेरिटरी रहेगा। ऐसा हमारा डिमांड है। तो उसी यूनियन, उसको होमलैंड कहते हैं, उसी को यूनियन टेरिटरी कहते हैं कि हमको एक कार्व आउट किया जाए कश्मीर में, जहाँ कश्मीरी पंडित का पुनर्वास हो।
ये हमारी एक ही सिंगल पॉइंट डिमांड है। आप क्या कहना चाहेंगे? और ये पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारे जेनोसाइड को रिकग्नाइज भी करिए, और जेनोसाइड रिकग्नाइज करने का पर्पस ही यही है हमारा कि आप जब जेनोसाइड रिकग्नाइज होता है कि जिसके आप सिग्नेटरी हैं, ऑलरेडी आपने रेटिफाई किया है अपने पार्लियामेंट में 59 में, हमारा ये मानना है कि आप जेनोसाइड विक्टिम को पहले पूछते हो कि आपको क्या चाहिए उस जेनोसाइड कोवेनेंट्स के आधार पे। उस आधार पे हम होमलैंड की बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो लोग खुलेआम घूम रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हमारा जातीय नरसंहार किया है, उनको आप सजा कब दोगे? वो आप जेनोसाइड कन्वेंशन बिठाओ। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। इसको छोड़ के कश्मीरी हिंदू समाज एन मास कश्मीर में नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि अभी 90 के बाद जो ये एक्सोडस हुआ, इसका ये काउंटर रेस्पॉन्स है। आपको कहीं ना कहीं तो काउंटर रेस्पॉन्स बिल्ड करना पड़ेगा। आप थोड़ी 7 बार वैसे ही उखाड़े गए, अभी आप बोलते हो फिर मैं वापस जाता हूँ, जैसे अभी आप मुझे बेच रहे हो पीएम पैकेज के नाम पे गेट हाउस में बिठा बिठा के, फिर मेरा वही होने वाला है। मेरे को तो आगे की जनरेशन का भी सोचना है ना। हमारे पहले के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करके या किसी भी परिस्थिति में आके जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया वो वापस गए। हम बोल रहे हैं अब जब हम वापस जाएंगे, हम अपने मूवमेंट पे जाएंगे, अपने टर्म्स पे जाएंगे। तो पिछले 700 साल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जियोपॉलिटिकल रेस्पॉन्स होमलैंड है पनून कश्मीर, जिसको हम पनून कश्मीर बोलते हैं, हमारा अपना कश्मीर। ये एक सरकार से हम बात करते हैं। So is there any geographical area that you have demanded? As of today, we have a map. We say east and north of river Jhelum हमें दीजिए। Reason? हमारे टेम्पल्स वहाँ पे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी के जो यू कैन से उनका जो नंबर्स थे वो ईस्ट से नॉर्थ में जितने भी आते हैं ना एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, छोटे एरियाज आते हैं, वहाँ पे। अभी क्या डेमोग्राफी है, क्या सीन है वहाँ पे? अभी तो कश्मीर पूरा 100% मुसलमान है, तो फिर आप सो झेलम नदी के आसपास भी सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कौन है? जो हमारे घर थे वो भी मुसलमानों के पास है। जो डिस्ट्रेस सेल में चले गए वो खरीद ही लिए, जो नहीं खरीदे उसमें कब्जा कर लिया। और आप यूटी की बात कर रहे हैं, आप कभी सोचें कि क्या नाम देंगे? पनून कश्मीर, पन्नू कश्मीर, पनून कश्मीर, पनून कश्मीर, पनून कश्मीर, अपना कश्मीर, अपना कश्मीर। पनून कश्मीर तो 36 साल से कश्मीरी हिंदू समाज की डिमांड है। ये उनके होमलैंड की डिमांड है, ये उनका जिहाद का काउंटर है। आज जब हमने पनून कश्मीर की बात की तो तभी तो आजादी का नारा पीछे फिसल जाता है। आप तो देश को तोड़ने की बात करके बोलते हैं हमें आजादी दे दो, हम तो बोलते देश के अंदर ही हमें रहने दो, वहीं रहने को तैयार है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल सेट करो, आप ऐसे मत किसी समाज को जो बाहर खदेड़ा गया धर्म के नाम पे, उसको बोलो खदेड़े ही रहो और बाहर ही रहो, ये फिर बाहर इंडिया के अंदर रेप्लिकेट होता जाएगा। क्योंकि जेनोसाइड का एक स्ट्रक्चर है, उसका एक तरीका है, कहते हैं इफ जेनोसाइड इज डिनाइड इट मल्टीप्लिकेट्स, इट रेप्लिकेट्स। ये रेप्लिकेट भी होता है और ये मल्टीप्लिकेट भी होता है। तो आप जेनोसाइड को अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलो कि ये कश्मीर में हुआ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, नहीं। मालदा में कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी? आसपास तो हिंदू बहुल है। अभी ऊना में जो हुआ वो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी? आपके जो इतने सारे नीचे केरला में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम? वो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम? वो तो इसी वजह से प्रॉब्लम है ना। आपका आसाम के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके चेन्नई के अंदर, आपके तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके बेंगलोर में ये प्रॉब्लम चल रही है, कर्नाटका में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये तो सबको पता है। तो आप ये प्रपोज अगर मान लीजिए कि आप गए होंगे बड़े मिनिस्टर के पास जो भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? उनका देखिए, मीटिंग्स और डिस्कशंस तो हमारे ऑलमोस्ट सबके साथ होते रहते हैं। ऑफ लेट इन लोगों ने इसको प्राथमिकता देना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीरी हिंदू समाज अपने ही टाइम के साथ अपनी डेथ खत्म मरेगा, जॉब होने नहीं देंगे। उनको लगता है टाइम विल किल देयर डिमांड्स। और वहाँ कश्मीर में आप ये एक झूठी धारणा फैलाते रहो, कश्मीर नॉर्मल हो गया, कश्मीर के अंदर टूरिज्म 4 करोड़ लोग आ गए, टेररिज्म भूल जाओ, टूरिज्म बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद ही जब टारगेटेड किलिंग होती है, फिर इनको सब वापस ही आते हैं, वापस ड्राइंग बोर्ड पे आप क्या करना चाहिए। टूरिज्म इस बात का जवाब नहीं है कि वहां पे टेररिज्म शांत हो गया। टूरिज्म इसीलिए उनको सूट करता है क्योंकि वो वहां इकोनॉमी को और वहां के इकोसिस्टम को फल फुला रहा है।
वो किसका फायदा है वहां पे? कौन एक हिंदू है वहां पे जिसका फायदा हो रहा है? उनके ही चलाने वाले नाविक, उनकी ही दुकानदार है, उनकी ही फल, उनकी ही सब्जियां, उनका ही खाना, उनके ही होटल। हमारे होटल तो जल चुके हैं, हमारे होटल तो जो बिजनेस करते हैं खत्म हो गए, हमारे तो खेत भी नहीं है। तो किसको फायदा मिल रहा है? तो रेस्पॉन्स एक कोल्ड रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स के अंदर उनको कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आते, इग्नोर होता है। जब नहीं समझ में आती तो इग्नोरेंट नहीं बोलोगे आप। तो देश के किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठे हो, जब आप इग्नोर शब्द उनके लिए नहीं है ना, उनको नहीं समझ में आ रही है, तभी तो उसको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई ये किया तो यहां पर इसका रिपरकशन ये तो नहीं होगा। अब वो किस चीज से डर रहे हैं? देश के अंदर उनको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर वेव चल रही है जो देश को एक गलत रास्ते पे लेके जा रही है। अभी 70 करोड़ लोग कुंभ में जाते हैं और एक भी तरीके का कोई गलत बात नहीं होती। आप झांकी निकालिए रामनवमी की और आप किसी मोहल्ले से जाइए, बोलिए इस मोहल्ले से नहीं जाइए, वहां पर उस समुदाय को ठेस पहुंचेगी। ये किस तरीके का ये लॉजिक है? आपने राम जन्मभूमि जब बनाई, कैसे बनाई? जब 100 करोड़ हिंदू ने बात की कि राम जन्मभूमि हमारी आस्था का प्रतीक है, इसको बनना ही पड़ेगा वहीं पे, तो फिर किसी सरकार ने इसको मैनिफेस्टो में लिया कि राम जन्मभूमि तो मंदिर वहीं बनाएंगे। क्यों बना? 100 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े, जब आस्था जुड़ी। आज हम उसी 100 करोड़ हिंदू सेंटिमेंट्स का आह्वान करते हैं। वी कॉल अपॉन देम कि कश्मीर से जिस तरह से कश्मीर का हिंदू बाहर खदेड़ा गया, ये कल को किसी भी राज्य में आज, कल, परसों, 10-50 साल के बाद ना हो। इसलिए उस सेंटिमेंट को हमारे साथ खड़ा करिए, उसको जोड़िए कि कश्मीर के हिंदू को उसकी मूल भूमि वापस मिलनी चाहिए, उसके मंदिर पे उसका हक है, उसके घरों पे उसका हक है, उसकी इज्जत पे उसका हक है। उसके लिए खड़ा होइए हमारे साथ, तभी जाके ये सेंटिमेंट भी मैनिफेस्टो में आएगा और तभी सरकार विवश होती है। विवश मतलब कंपेल तभी होती है। नहीं तो राम जन्मभूमि के लिए भी तो समय चल ही रहा था ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लोग तो परेशान हो गए जब लोगों ने इसको अपना एक सेंटिमेंट में कन्वर्ट किया, तो सब कंपेल होते हैं। और हमारी आशा भी इसी सरकार से है, जिसे 370 को हटाने का कदम लिया, वही ये कर सकता है और कोई सरकार नहीं कर सकती। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इस सरकार ने अगर नहीं किया तो ये कभी नहीं होगा। चलिए, मैं ये उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जो मांग है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल। एक्सोडस ने आज के यंग कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी को कैसे सेव किया? एक्सोडस ने कैसे सेव किया से अच्छा मैं ये बोलूंगा कि एक्सोडस में युवाओं ने अपनी आइडेंटिटी को अपने विल से, अपनी रेजिलियंस से सेव किया। जब आप बहुत ज्यादा दुख की चरम सीमा पे होते हो ना, हाइट ऑफ पेन, तो व्हाट प्रिवेंट्स यू इज योर रेजिलियंस, कि मेरे को खड़ा होना है, मैं पढ़ूंगा, मैं दो काम करूंगा, मैं खड़ा होके ये बनूंगा। यू सेट टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। वो रेजिलियंस होती है, वो आपके खड़ा होने की ताकत होती है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ प्रोफेशनल करियर ही नहीं देखा, उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान दिया कि अगर मैं एक इथनिक कम्युनिटी हूँ जिसको पूरा विश्व मानता है कि ये एक इथनिक समाज है जिसने पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है बहुत से एस्पेक्ट्स में, तो इस समाज को तो बचाने की जरूरत मेरी है। तो मैं कैसे बचाऊं? मेरे अगले आने वाली पीढ़ी को क्या ये बोलने का मौका मिलेगा कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी डर गए, वो रेजिस्ट नहीं कर पाए और उन्हें हाथ में दे दिया किसी को अपनी जगह? तो कल्चर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिकार, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस की भावना भी युवा में है और वो खड़ा हो रहा है, वो कहीं भी हो। हमारे रेजिस्टेंस छोटे से छोटे कोने में 10 लोग भी खड़े होते हैं और बात करते हैं कि वी वांट होमलैंड, पनून कश्मीर के लिए। बेसिक एम जो यूनिटी ऑफ पर्पस है, जो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ है, वो है कि होमलैंड ही हमारा सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। उनके अंदर है कि हमें जाना है घर। बिल्कुल जाना चाहिए ना। आप
पहले भी कश्मीर से लोग जब बाहर, जब 90 की बात कर रहा हूँ, भले इतने एवेन्यूज नहीं थे, लेकिन लोग बाहर नौकरियां करते थे, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो घर आते थे, Because- फंक्शन है। ट्रू, बट आपका जनरेशन अलग है। आज का जो जनरेशन है डिजिटली एक्टिव है How does it matter? डजेंट मैटर, बट वो दुनिया इतना देख चुके हैं, चारों ओर घूम चुके हैं, घुस चुके हैं, तो मतलब उनके लिए ये स्ट्रगल करके वहाँ पे जाना, ये एक जुनून चाहिए, ये एक चाहिए कि मैं जाना चाहता हूँ, वो है। जुनून बाय बर्थ नहीं आता, जुनून के रीजंस होते हैं, जुनून कल्टीवेट किया जाता है। अगर इस जुनून में सच्चाई है, वो जुनून उनके अंदर क्या पूरे देश के अंदर आएगा। जब मैं अपने बच्चे के अंदर ये जुनून नहीं ला सकता तो देश से क्या अपेक्षा करूं? तो ये बात जुनून में उस जगह को पाने का ये जिद है कि मेरे जो बड़े पूर्वज हैं उनने अपने धर्म और देश के लिए जान दी, मेरे समाज की बहनों का रेप हुआ है, इसको एवेंज तो करना है ना। भले आप रिवेंज नहीं ले रहे हो बंदूक उठा के, एवेंज तो करोगे ना। या तो मैं इसको प्लेट में किसी को हाथ में दे दूं, तो ये कदम 4 लोग भी उठाएंगे, 40,000 लोग सब साथ में आते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा आंदोलन भी 1-1, 2-2 लोग ने किया। आपने बेन गुरियन को सुना है? उनको पढ़िए। बेन गुरियन ने कैसे रेवोल्यूशन खड़ा किया था, जब पूरा समाज उसके अगेंस्ट था। एक होटल में डिस्कशन हो रहा था और पूरा समाज उसके अगेंस्ट था, कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा था। उसने बोला लेकिन खड़ा, ये सब तो हम करेंगे, लेकिन इसको ड्राइव कौन करेगा? ये तो इतना बड़ा इशू है। तो वो अकेला खड़ा हुआ, बोला मैं अकेला इसके लिए खड़ा हूं। तो ये रेवोल्यूशंस आर नॉट, रेवोल्यूशंस आर क्रिएटेड, रेवोल्यूशंस आर मेड। स्वामी विवेकानंद जब लड़ रहे थे, जब उन्हें यूएस में कहा गर्व से कहो हम हिंदू है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आज भी आप ये बात दोहराते हो ना? बिल्कुल। आप उनको कर्मयोगी बोलते हो ना? क्या एक्सपेक्टेशन थी? कौन खड़ा हुआ उनके साथ? लेकिन स्वामी विवेकानंद को कर्मयोगी ही बोलते हैं। उसने वहां तब कहा जब इंडिया अधीन था ब्रिटिशर्स के, गर्व से कहो हम हिंदू है। तब तो आपको आशा भी नहीं थी ना कि आप ब्रिटिशर्स आपको छोड़ेंगे। तो रेवोल्यूशंस आर क्रिएटेड, रेवोल्यूशंस आर फॉलोड। आपकी दर्द में अगर सच्चाई है, रेवोल्यूशंस आर मेड, रेवोल्यूशंस आर फॉलोड। लोग फेंस पे बैठते हैं, लेकिन जब समय होता है सब लोग साथ में जुड़ते हैं। रोहित जी आप क्या बोलेंगे इस पे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि हमारे पूर्वजों ने इतना सेक्रीफाइस दिया है, हमारा अपना धर्म, अपना जो हमारी जो कश्मीरी हिंदू जो हमारी संस्कृति उसको बचाने के लिए, ठीक है, तो कितना जुल्म सहा ताकि हम वो आसानी से कन्वर्ट हो सकते थे, बट दे डिडंट कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारी जो आज की जनरेशन है उनको कुछ नहीं करना, उनको बस आगे इस परंपरा को बढ़ाते रहना है। उनको कुछ तलवार नहीं उठानी है, कहीं अपनी जान नहीं देनी, कुछ नहीं। उनके पास मीडिया है। They have to be proud Kashmiri Pandits, right? They need to say that yes, I am a Kashmiri Pandit. In fact, अभी सर्वे हुआ था एक हरियाणा यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था कि कश्मीरी पंडित जाना चाहता है क्या वापस। 73% ऑफ द रेस्पॉन्स ने कहा हम जाना चाहते हैं, जिसमें एक यूथ है। और आज तो हमारे पास एवेन्यूज है, आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, तो डिजिटल मीडिया, आप सच्चाई बता सकते हैं। हमारी जो आज की जो पीढ़ी है, नई जनरेशन, जो अगर आप देखोगे मेरे डैडी की जो जनरेशन थी ना, दे वर नॉट दैट कॉन्शियस अबाउट द कल्चर एंड ऑल दैट। बट आज के जो मेरे बेटे हैं वो ज्यादा कॉन्शियस अबाउट द रिलीजन एंड अबाउट देयर कल्चर आइडेंटिटी। दे आर मोर कॉन्शियस, मैं कह रहा हूं। दे आर मोर प्राउड ऑफ देम बीइंग ए कश्मीरी पंडित। दे वांट टू गो टू देयर, जो उनकी देवी है, कुल देवी हमारी है, जो हमारा भैरव है गांव का, जो हमारे मंदिर है, इष्ट देव है, वहां जाना चाहते हैं। दे वांट टू रिलेट विद दैट, दे वांट टू फील दैट। मेरा जो बेटा मेरे साथ हमेशा, मैं एक चीज लकीली हम अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो मैं उसको ले चलता हूँ, तो वो जाता है वहां पे, इतना अपने आप को लगता है कि बस मैं यहीं का हूँ, पापा मैं यहीं का हूँ, ठीक है। तो ये उसके वर्ड्स है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ का ही हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम, मतलब पुणे से नहीं हूँ मैं यहाँ। तो वो इसलिए कनेक्ट कर पा। आज का जो जनरेशन है बड़ा दिल का साफ है, दे डोंट हैव क्लियर विजन, उनका क्लियर विजन है, दे हैव नो नथिंग। जो व्हाइट को व्हाइट बोलते हैं, ब्लैक को ब्लैक बोलते हैं, तो एंड दे आर प्राउड ऑफ दियर दिस, जो उनके लेगेसी है, थोड़ी उसको छोड़ेंगे यार। राहुल जी, रोहित जी, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे, बट उससे पहले इफ़ यू वांट टू गिव मैसेज जो आप देना चाहते हैं, ऑल्दो हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया है, फिर भी अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो क्या होगा फिर? कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं इसको स्पेसिफिक कश्मीरी हिंदू समाज का संघर्ष की बात करूं और ये बोलूं कि ये संघर्ष कश्मीरी हिंदू समाज का है, तो ऐसा नहीं है। 700 साल से कश्मीर एक
पर्टिकुलर धर्म बोलिए या एक सुपरमेसी को झेलता आ रहा है, जिसकी वजह से 7 बार उस समाज, कश्मीरी हिंदू समाज का पलायन होता गया। इस चीज़ को सुधारा नहीं गया, इस चीज़ के लिए किसी ने प्रतिकार नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो इसकी वजह ये थी कि आज 700 साल के बाद भी इसकी जड़ें पूरे देश के अंदर फैल रही हैं और कहीं कहीं आप ऐसे पॉकेट देख रहे हैं जो दबाव की परिस्थिति में, और जो कश्मीर का पैटर्न जहाँ पे फॉलो हो रहा है वहाँ पर कैरेक्टर भले ही अलग हो लेकिन प्रोसेस सेम फॉलो की जा रही है। तो ये चीज़ बढ़े ना, ये चीज़ रेप्लिकेट ना हो, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की कंटिन्यूटी के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कंटिन्यूटी के लिए हम आह्वान करते हैं कि इसको अगर रिवर्स करना है, इफ़ वी हैव टू रिवर्स दिस जेनोसाइड ऑफ सो कॉल्ड हिंदूज ऑफ कश्मीर, उसमें 100 करोड़ हिंदुओं को हमारे साथ खड़ा होके हमारी आवाज़ में, हमारी जगह के अंदर, कश्मीर के अंदर, हमारी मातृभूमि, हमारा होमलैंड, हमारा पर्ण कश्मीर को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा इस आवाज़ को। आज जितना हमारे लिए राम जन्मभूमि बायस है और हमारे लिए वो एक आस्था का प्रतीक है, कश्मीर के अंदर कश्मीर हिंदू के साथ साथ देश का कोई भी हिंदू वापस जाए, ये भी एक उसी आस्था का प्रतीक है। इन बातों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे प्राण जब तक हैं हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन ये संघर्ष एक हिंदू का है और यह आह्वान भी एक हिंदू का हिंदू के साथ है। धन्यवाद। थैंक यू। रोहित जी, राहुल जी, लास्ट चीज़ है कि आपको मेरे साथ बातचीत करके कैसा लगा? इस कॉन्वर्सेशन से आपको क्या फील हुआ कि सुजीत के साथ बात करके ऐसा लगा? सुजीत, मेरे लिए क्या है ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, आपके थ्रू आपके लोगों तक पहुंचे, जो कि हमारे लिए ना एक अननोन थे, आपको पता नहीं था कश्मीर के बारे में। हमारा यही प्रयास रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि जितना हो सके हम, हमारे साथ जो हुआ है वो हम लोगों तक पहुंचाए, फिर वो अपनी इंटरप्रिटेशन से निकाल सकते हैं कि इसमें से वो क्या सीखना चाहते हैं हमारे इसमें से। तो वैसे ही हम खुश हैं आज आपके साथ जुड़े। हम आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो आपका ब्रॉडकास्ट है बहुत बड़ी लेवल पे हो जाए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। थैंक यू सर। उसके साथ हमारी बात भी लोगों तक पहुंचे। इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि आप एक यंग लड़का आज एक ब्रॉडकास्ट करता है कश्मीर पे, उसने ये इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, ऑर्गेनाइज कराया, आया, सब कुछ किया और एक कश्मीरी पंडित के लिए और कश्मीरी हिंदुओं के लिए उन्होंने आज एक सेशन रखा ताकि वो लोगों तक पहुंचाए बात। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो एक और चीज सुजीत, जैसे हम बोल रहे हैं कि अवेयरनेस पूरे देश में आनी चाहिए, ये अवेयरनेस ये है कि आज आप खड़े हुए हैं जी, ये अवेयरनेस और आपकी जिज्ञासा ही है, इससे और बिल्कुल क्यूरियोसिटी की आप बोलते हैं कि सच्चाई क्या है। तो जब आपके जैसे यंगस्टर्स कश्मीर की सच्चाई जानने लगेंगे, वी हैव 100% होप कि डिवाइन इंटरवेंशन इज विद अस। हमारे पास ऊपर वाले की शक्ति हमारे साथ रहेगी। और जैसे आपने किसी एक मीडियम के थ्रू इसको आगे बढ़ाने की बात की, ऐसे हजारों लाखों मीडियम बनेंगे और कश्मीर में वापस भारत का झंडा और धर्म का, सनातन धर्म का झंडा वापस खड़ा हो। बिल्कुल, एक दिन। थैंक यू सो मच।